जिंदगी हमें कभी कभी ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां कल क्या होगा इसका कोई भरोसा नहीं होता। गांधी जी भी उस दौर से गुजरे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द भरात डायलॉग्स में। आज हम सुनेंगे महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का अध्याय 41 को जाने कल की। इस अध्याय में गांधी जी बताते हैं उन अनिश्चित क्षणों के बारे में जब भविष्य धुंधला लग रहा था और हर फैसला उनके धैर्य और आत्मविश्वास की परीक्षा बन गया था। यह अध्याय है संघर्ष, असमंजस और आत्मविश्वास के बीच जूझते एक इंसान की सच्ची कहानी का। अध्याय 41 को जाने कल की। खबर नहीं इस जुग में पल की समझ मन को जाने कल की। मुकदमे के खत्म होने पर मेरे लिए प्रिटोरिया में रहने का कोई कारण ना रहा। मैं डरबन गया। वहां पहुंचकर मैंने हिंदुस्तान लौटने की तैयारी की। अब्दुल्ला सेठ मुझे बिना मान सम्मान के जाने दें, यह संभव न था। उन्होंने मेरे निमित्त से सिडनहैम में एक सामूहिक भोज का आयोजन किया। पूरा दिन वहीं बिताना था। मेरे पास कुछ अखबार पड़े थे, मैं उन्हें पढ़ रहा था। एक अखबार के एक कोने में मैंने एक छोटा सा संवाद देखा। उसका शीर्षक था इंडियन फ्रेंचाइज, यानी हिंदुस्तानी मताधिकार। इस संवाद का आशय यह था कि हिंदुस्तानियों को नेताल की धारा सभा के लिए सदस्य चुनने का जो अधिकार है वह छीन लिया जाए। धारा सभा में इससे संबंध रखने वाले कानून पर बहस चल रही थी। मैं इस कानून से अपरिचित था। भोज में सम्मिलित सदस्यों में से किसी को भी हिंदुस्तानियों का अधिकार छीनने वाले इस बिल की कोई खबर न थी। मैंने अब्दुल्ला सेठ से पूछा। उन्होंने कहा, इस बात के हम क्या जाने। व्यापार पर कोई संकट आवे तो हमें उसका चलता है। देखिए ना, ऑरेंज फ्री स्टेट में हमारे व्यापार की जड़ उखड़ गई। उसके लिए हमने मेहनत की, पर हम तो अपंग ठहरे। अखबार पढ़ते हैं तो उसमें भी सिर्फ भावताव ही समझ पाते हैं। कानूनी बातों का हमें क्या पता चले। हमारे आंख कान तो हमारे गोरे वकील हैं। मैंने पूछा, पर यहां पैदा हुए और अंग्रेजी जानने वाले इतने सारे नौजवान हिंदुस्तानी यहां हैं, वे क्या करते हैं? अब्दुल्ला सेठ ने माथे पर हाथ रखकर कहा, अरे भाई, उनसे हमें क्या मिल सकता है? वे बेचारे इसमें क्या समझे। वे तो हमारे पास भी नहीं फटकते, और सच पूछो तो हम भी उन्हें नहीं पहचानते। वे ईसाई हैं, इसलिए पादरियों के पंजे में हैं। और पादरी सब गोरे हैं जो सरकार के अधीन न हैं। मेरी आंखें खुल गईं। इस समाज को अपनाना चाहिए। क्या ईसाई धर्म का यही अर्थ है? वे ईसाई हैं, इससे क्या हिंदुस्तानी नहीं रहे और परदेशी बन गए? किंतु मुझे तो वापस स्वदेश जाना था, इसलिए मैंने उपर्युक्त विचारों को प्रकट नहीं किया। मैंने अब्दुल्ला सेठ से कहा, लेकिन अगर यह कानून इसी तरह पास हो गया तो आप सबको मुश्किल में डाल देगा। यह तो हिंदुस्तानियों की आबादी को मिटाने का पहला कदम है। इसमें हमारे स्वाभिमान की हानि है। हो सकती है, परंतु मैं आपको फ्रेंचाइज का इतिहास सुनाऊं। हम तो इसमें कुछ भी नहीं समझते, पर आप तो जानते ही हैं कि हमारे बड़े वकील मेकन एस्कम्ब हैं। वे जबरदस्त लड़वैया हैं। उनके और यहां के जेटी इंजीनियर के बीच खासी लड़ाई चलती है। मौलिम एस्कम्ब के धारा सभा में जाने में यह लड़ाई बाधक होती थी। उन्होंने हमें अपनी स्थिति का भाल कराया। उनके कहने से हमने अपने नाम मतदाता सूची में लिखवाए और अपने सब मतमी एस्कम्ब को दिए। अब आप देखेंगे कि हमने अपने इन मतों का मूल्य आपकी तरह क्यों नहीं आंका। लेकिन अब हम आपकी बात समझ सकते हैं। अच्छा तो कहिए, आप क्या सलाह देते हैं? दूसरे मेहमान इस चर्चा को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उनमें से एक ने कहा, मैं आपसे सच बात कहूं, अगर आप इस स्टीमर से न जाएं और एक आध महीना रुक जाए तो आप जिस तरह कहेंगे हम लड़ेंगे। दूसरे सब एक साथ बोल उठे, यह बात सच है। अब्दुल्ला सेठ, आप गांधी भाई को रोक लीजिए। अब्दुल्ला सेठ उस्ताद ठहरे। उन्होंने कहा, अब उन्हें रोकने का मुझे कोई अधिकार नहीं, अथवा जितना मुझे है उतना ही आपको भी है। पर आप जो कहते हैं सो ठीक है। हम सब उन्हें रोक लिया, पर ये तो बारिस्टर हैं,
इनकी फीस का क्या होगा? मैं दुखी हुआ और बात काटकर बोला, अब्दुल्ला सेठ, इसमें मेरी फीस की बात ही नहीं उठती। सार्वजनिक सेवा की फीस कैसी? मैं ठहरूं तो एक सेवक के रूप में ठहर सकता हूं। मैं इन सब भाइयों को ठीक से पहचानता नहीं, पर आपको भरोसा हो कि ये सब मेहनत करेंगे तो मैं 1 महीना रुक जाने को तैयार हूं। यह सच है कि आपको कुछ नहीं देना होगा, फिर भी ऐसे काम बिल्कुल बिना पैसे के तो हो नहीं सकते। हमें तार करने होंगे, कुछ साहित्य छपाना पड़ेगा, जहां तहां जाना होगा, उसका गाड़ी किराया लगेगा। संभव है हमें स्थानीय वकीलों की भी सलाह लेनी पड़े। मैं यहां के कानूनों से परिचित नहीं हूं, मुझे कानून की पुस्तकें देखनी होगी। इसके सिवा ऐसे काम एक हाथ से नहीं होते, बहुतों को उनमें जुटना चाहिए। अब बहुत सी आवाजें एक साथ सुनाई पड़ी। खुदा की मेहरबानी है, पैसे इकट्ठा हो जाएंगे, लोग भी बहुत हैं, आप रहना कबूल कर ले तो बस हैं। सभा सभा न रही, उसने कार्यकारिणी समिति का रूप ले लिया। मैंने सलाह दी कि भोजन से जल्दी निबटकर घर पहुंचना चाहिए। मैंने मन में लड़ाई की रूपरेखा तैयार कर ली। मताधिकार कितनों को प्राप्त हैं सो जान लिया, और मैंने 1 महीना रुक जाने का निश्चय किया। इस प्रकार ईश्वर ने दक्षिण अफ्रीका में मेरे स्थायी निवास की नींव डाली और स्वाभिमान की लड़ाई का बीज रोपा गया। तो दोस्तों, यह था गांधी जी के जीवन का वो दौर जब कल क्या होगा ये खुद उन्हें भी नहीं पता था, लेकिन उन्होंने डर से नहीं, धैर्य और विश्वास से आगे बढ़ने का रास्ता चुना। कभी कभी जीवन में रास्ता दिखता नहीं, लेकिन चलना फिर भी पड़ता है। अगर आपको यह अध्याय प्रेरणादायक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। क्या आपने कभी ऐसी स्थिति झेली है जब कल पर भरोसा ही आपकी ताकत बनी? और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये सोच औरों तक भी पहुंचे। आगे के अध्यायों के लिए सब्सक्राइब करें द भारत डायलॉग्स को और साथ ही बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि अगले भाग में गांधी जी करेंगे अपनी राह पर पहला ठोस कदम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।